तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन में आपने देखा था कि लिक्विड्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, ठीक ना। तो सबसे पहले कि लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक, इसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि अगर हम एक फ्रेम ले लेते हैं, कोई सर्कुलर फ्रेम ले लेते हैं और इसको सॉफ्ट सोल्यूशन में डुबाएंगे तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक पतला जो है फिल्म बन जाएगा। सॉफ्ट सोल्यूशन का क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगा। चलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, फिल्म बन जाएगा। ठीक, और इसके ऊपर अगर हम कोई ऐसे सर्कुलर थ्रेड अगर इसके ऊपर हम डालते हैं, ठीक ना, डालने के बाद जब इसको हम पंच करेंगे तो पंच करने के बाद आप देखे थे कि कुछ इस तरह का शेप बन जाता था, एकदम सर्कुलर बन जाता था, यहाँ पर बन जाता था ना। तो इस आपने देखा था एक्सपेरिमेंटली ऐसा इस हाँ वो कहीं भी थोड़ा किनारे भी आ सकता है, वो आप कहाँ रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता था कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो होगा, अगर हम छोटा सा कोई पर्टिकुलर एरिया लेते हैं तो यहाँ पर इधर वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और अंदर वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा बाहर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा, क्योंकि पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, फोर्स लगाते हैं। मैंने यहाँ भी आपको बताया था कि अगर ये लिक्विड्स हो तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, हर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस धागे के थ्रेड के अंदर वाला जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके आउटसाइड मतलब रिंग के बाहर नहीं, धागे से बाहर, इधर वाले इस एरिया की जो बात की जा रही है, उधर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ स्ट्रेच करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, और बाहर वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, उसको अपनी तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। ठीक ना, ये कंडीशन हर एक पॉइंट पर होगा, हर एक पॉइंट पर फोर्स लगेगा, चाहे हम किसी भी पॉइंट की कंसीडर करें। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है हर पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए वो उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में मतलब वो अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये रहेगा। इसमें कोई जिस धागे को जैसा डालेंगे उसी तरह उससे सरफेस पे पड़ा रहेगा। बट अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको थोड़ा हम पंच करेंगे, इसमें पिन से अगर हम होल करते हैं तो होल कर रहे हैं तो इसके अंदर की जो लिक्विड्स होगी क्या होगा, आपका ये खत्म हो जाएगा, बाहर ही बस रह जाएगा फिल्म। अंदर का जो फिल्म है सॉफ्ट सोल्यूशन का वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर का ही सिर्फ फिल्म बच जाएगा। तो अब अंदर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या हो गया, खत्म। अब फोर्स कौन सा लगेगा, सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इस तरह धागा क्या होगा, स्ट्रेच हो गया, किधर, इधर का, और ये कुछ इस तरह का सर्कुलर शेप पकड़ लिया। इससे भी क्लियर होता है कि जो सरफेस वाला लिक्विड है एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। इससे भी हमें पता चलता है कि लिक्विड के सरफेस की बात की जाए, नॉट इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, उसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्ट्रेच होता है, सरफेस पे टेंशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सॉफ्ट सोल्यूशन ले लेंगे, ऐसे किसी विजिल में ऐसे सॉफ्ट सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा कुछ इस तरह का बनेगा हमारा, ऐसे भाई सर्कुलर। कोई बर्तन ले लेंगे, पानी डालेंगे तो देखेंगे तो ऊपर वाला सरफेस क्या होगा, सर्कुलर ही दिखेगा ना आपका ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन हम ऐसे इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेंगे, करेंगे इमेजिनरी लाइन। तो इस लाइन की, हालांकि लिक्विड को लाइन हम ड्रा नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि उसका सरफेस है, इसे गोल सरफेस, एकदम फ्लैट सरफेस है, उसको मैंने एक इमेजिनरी लाइन से कंसीडर कर लिया। ठीक ना। अब इस लाइन के इधर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा और इधर वाला मॉलिक्यूल्स इधर वाले को अपनी तरफ खींचेगा, लगाएगा ना फोर्स। दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूसरे को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट पर एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ये मॉलिक्यूल्स जैसे हम ए और बी कह दें तो बी वाले क्या करेगा, ए को स्ट्रेच करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ए वाला क्या करेगा, बी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा।
है ना सर। तो इस लाइन के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। बात समझ में आया? तो लिखिए सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on a imaginary line, on a imaginary line drawn on the liquid surface, drawn on the liquid surface, force acting per unit length on a imaginary line drawn on the liquid surface is called surface tension, is called surface tension। जैसे ही आपका है, इसमें मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, इसके हर एक पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? तो परपेंडिकुलर दो लाइन, हाँ, या लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। ओके, तो इस लाइन फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? तो परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंट टू द सरफेस। सरफेस के क्या होता है? एकदम टेंजेंशियली होता है, और जो लाइन खींचेंगे वो लाइन के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ क्या है? लिक्विड सरफेस है, यहाँ पर मैंने लाइन रख दिया तो फोर्स क्या लगेगा? इसके एकदम परपेंडिकुलर, और इस हाथ के ये सरफेस के क्या है? एकदम सरफेस के टेंजेंट लग रहा है, और इस लाइन के क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक ना? तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, direction of the force, direction of the force is perpendicular to the line, perpendicular to the line, perpendicular to the line and tangent to the surface of liquid, and tangent to the surface of liquid। तो अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली डिनोट करेंगे? सरफेस टेंशन को जनरली किसी बुक में टी से, एस से, और आप किसी बुक में तो सिग्मा से डिनोट कर दिया है, ठीक ना? तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो क्या लिखेंगे? एफ बाई में एल, पर यूनिट लेंथ कह रहा है तो एफ बाई एल। तो सरफेस टेंशन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ वाई में एल। यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा इंटू एल। ये हमारा सरफेस टेंशन। किसी बुक में एफ को ऐसे डिनोट करता है, सिग्मा को, सरफेस टेंशन को एस से और ये एल से, तो एफ इंटू एस एल भी हो जाएगा। सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एफ बाई में एल। यहाँ से फोर्स निकालेंगे कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई करने सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। होगा ऐसा? अब आप बता सकते हैं इसकी यूनिट कितनी होगी? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन क्या होगा? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, और साथ ही साथ आप इसका डायमेंशन भी बता सकते हैं। कितना फोर्स? हाँ, न्यूटन का डायमेंशन, जो एन का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस 2, और इसका डायमेंशन एल, मीटर है ना? तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या बचेगा? डायमेंशन एम टी माइनस 2, डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। ये समझ में आया? सरफेस टेंशन जो है एक लिक्विड के सरफेस की बात हो रही है, नॉट अंदर के लिक्विड्स की। कि लिक्विड का जो सरफेस होता है वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स की तरह काम करता है। इलास्टिक स्ट्रेच मतलब अपनी एरिया को क्या करता है? मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, बहुत छोटा, कम से कम एरिया कवर करने की कोशिश करता है। कल इस पे एक दो मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, ठीक? कौन सा एग्जाम्पल? पहले तो यही वाला, अच्छा ये साफ कर दिया, धागा वाला मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, है ना सर? और दूसरी चीज़ कि आप ये देख सकते हो, सरफेस आप कभी ऐसा फील किए होंगे कि अगर हम यहाँ इस बीकर में लेते हैं कोल्ड वाटर, क्या
कोल्ड वाटर आप ले लीजिए और इस बीकर में ले लीजिए क्या, हॉट वाटर, हॉट वाटर, और इसमें ऑयल डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑयल स्प्लिट कर जाएगा और हॉट वाटर में ऐसे ड्रॉपलेट बन के रुक जाएगा, है ना सर। इस सरफेस टेंशन के ही चलते होता है कि ऑयल्स का जो सरफेस टेंशन होता है कोल्ड वाटर से क्या होता है, लेस होता है, और हॉट वाटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन कोल्ड वाटर एंड ग्रेटर देन हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर से कम होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, अपने एरिया को मिनिमाइज, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है ऑयल का हॉट वाटर के अपेक्षा, तो अपनी एरिया क्या मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और मिनिमाइज करके यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉपलेट बन जाता है। यहाँ पर सरफेस एरिया किसका है, हॉट कोल्ड वाटर का ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है, डालेंगे तो ऑयल क्या होता है, पूरा स्प्लिट कर जाता है, फैल कर जाता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये हम एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो होता है एक इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन्स की तरह काम करता है, क्योंकि अपनी सरफेस को स्ट्रेच करके मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कम से कम एरिया कवर करने की कोशिश करता है, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा है ना सर। ठीक, सपोज दैट आपने कोई फ्रेम ले लिया, ठीक, और इसमें आपने एक ऐसे वायर को बांध दिया, ए बी सी डी कोई फ्रेम है, इसमें ए बी क्या है, मूवेबल हो। ठीक, अच्छा ये चीज़ बताइए, इसे मान लीजिए मैंने इस तरह कोई फ्रेम ले लिया और इसको यहाँ से बांध दिया और इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में अगर डीप करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर सॉफ्ट का फिल्म बनेगा। तो अब ये वायर किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। ये एक फ्रेम है, यहाँ से मैंने इसको बांध दिया किसी वायर से और इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डीप कर दिया, तो फ्रेम उधर की तरफ फोर्स लगेगा कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये जो लिक्विड्स होता है इसको अपने तरफ एरिया मिनिमाइज करेगी, इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी, स्ट्रेच करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना सर। और इसी पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वेट रख देते हैं। सपोज दैट छोटा सा अगर वेट यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक, तो अब क्या होगा, जिस फोर्स से ये खींचेगा, फोर्स खींचेगा अंदर की तरफ, और वेट अपने वेट के, ये जो रखा गया वेट वो अपने वेट के बराबर इसको इधर की तरफ खींचेगा, फोर्स लगेगा ना। इस पर क्या इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर जो है इधर फोर्स लगेगा, तो अब ये क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। बहुत स्मॉल वेट लगाएंगे तब, नहीं तो ये तो खुद ही पतला होता है, थोड़ा सा टच करते हैं तो फूट जाता है, टूट जाता है, ठीक ना। बस इमेजिन करना, हालांकि ऐसा किया गया एक्सपेरिमेंट देखा गया है, होता है, बट यहाँ पर बहुत स्मॉल वेट रखेंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेच खींच रहा है इधर की तरफ, जिसके चलते वायर इधर मूव कर रहा था, वो अब इधर नहीं मूव करेगा। क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे बना रहेगा। क्यों, क्योंकि जितने फोर्स इधर खींच रहा है वो वेट क्या कर रहा है, उधर से भी उतना ही फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर रहा है, जिसके चलते वायर अपनी जगह पर है। तो इससे भी क्लियर होता है कि लिक्विड क्या करता है, अंदर की तरफ अपने सरफेस एरिया को क्या करता है, स्ट्रेच करके मिनिमाइज करना चाहता है, सरफेस टेंशन लगता है। हाँ इससे ना, इस वायर से ना, वायर से कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट, फ्रेम लगा हुआ है, ठीक। बहुत वेट कम होगा, ज़्यादा 2-4 किलो का नहीं रखेंगे इसके ऊपर, ठीक ना। ये तो खुद ही पतला लिक्विड का फिल्म होता है, सरफेस फिल्म, बहुत स्मॉल वेट होगा, ठीक। और ये जो होगा आपका, इसके चलते अब ये अपनी पोजीशन पर पहले अगर नहीं रखेंगे ना वेट, अगर वेट नहीं रखेंगे ऐसे, तो हो सकता है इस कुछ अपने एरिया को मिनिमाइज करे, हो सकता है ये मूव करके इधर आ जाए, ये हो सकता है कुछ एरिया अपना मिनिमाइज कर ले, ठीक ना। लेकिन जब वेट हम लगा देंगे तो यहीं का यहीं बना रहेगा, क्योंकि इधर वाला वेट इधर वाला एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ज़्यादा वेट लगाएंगे तब क्या होगा, तब तो ये टूट जाएगा, ठीक ना, बराबर वेट, ताकि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में बना रहे। तो इस वाला एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हो रहा है कि जब हम वेट लगा रहे हैं तो इधर नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब कि न रहने पर इसको ये खींच रहा है अपनी तरफ। तो पता चला लिक्विड के सरफेस क्या होता है, लगाता है, उसके ऊपर सरफेस टेंशन होता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ये है ना सर। तो हमने क्या किया कि इस तरह का फ्रेम ले लिया, इसमें एक वायर ए बी ले लिया, ठीक। अब इसको लिक्विड्स में अगर हम डिबोएंगे, इसके लिक्विड में अगर इसको हम डिबोएंगे तो यहाँ पर एक फिल्म बनेगा, सरफेस फिल्म, सॉफ्ट बबल्स का,
साफ बबल्स में डाल रहे हैं, उसमें साबुन डाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा, इस वायर के ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा। क्यों भाई, साफ बबल में जब इसको हम डीप करेंगे तो यहाँ पर एक पतली फिल्म बन जाएगी, वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचने की, हर मॉलिक्यूल से, यहाँ का मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ का मॉलिक्यूल से एक दूसरे को खींचेगा ना भाई, हर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स खींचेगा तो इसमें स्ट्रेच आएगा, जो क्या होगा, सरफेस एरिया मिनिमम करेगा। इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगा फोर्स, तो वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्या आपने बताया था, सिग्मा L, इतना होगा। और ये फोर्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा फ्रेम है, डीप करेंगे तो इधर की तरफ एक फ्रेम बनेगा और लिक्विड बबल्स का जो है फिल्म इधर भी बनेगा और इसके बैक साइड में बनेगा, तो सामने वाले मॉलिक्यूल्स भी खींचेगा और उसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स भी खींचेगा, मतलब यहाँ पर डबल फोर्स लगेगा। बहुत पतला होता है लेकिन उसमें भी दो होता है। हाँ, वैक्यूम नहीं कहेंगे इसको, दो फिल्म्स हैं, दो मॉलिक्यूल से, एक इस वाले सरफेस पे और एक इस वाले सरफेस पे, दो मॉलिक्यूल से, तो इधर वाला भी एक दूसरे को खींचेगा और इधर वाला भी एक दूसरे को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो दो फोर्स लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, हो जाएगा। अब सपोज दैट कि इसको हमने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, जिसके चलते वो x डिस्टेंस मूव कर गया, कितना, x डिस्टेंस। तो अब जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे इसको, तो इसको खींचने में हम क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे वर्क, तो वो वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। भाई हम इसको खींचने में या फोर्स लगाने में कुछ वर्क करेंगे ना, तो वर्क क्या होगा, उसके अंदर स्टोर होगा एनर्जी के रूप में। तो हम देखेंगे कि इसको स्ट्रेच करने में कितना वर्क हमने किया, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, जो हम फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इस पे जो लगा है वो फोर्स और ये डिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पर फोर्स हमने रख देंगे क्या, 2 सिग्मा L और ये हो जाएगा x होगा। ये जो होगा 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 2LX, LX भी 2 होगा, क्यों कि इधर वाले मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचेबल होगा, इधर वाले में भी और पीछे वाले में भी होगा, इसलिए यहाँ पर इसमें भी 2 होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज, जो इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया में, पहले सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया खींच देने से इंक्रीज हो गया इतना। जैसे सपोज दैट अगर आपको समझने के लिए अगर मैं इसको y कह दूं, ठीक ना, तो फोर्स कितना लगेगा हमारा, ये क्या होगा, L इंटू एक्स होगा कि नहीं है, L भाई इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्या होगा, L और x, लेंथ इंटू ब्रेथ हम ले सकते हैं। ये सरफेस एरिया क्या है, L है और क्या है, L भी हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, तो एरिया सामने का और पीछे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या यहाँ से लेकर बस y है ना, तो Ly कर देंगे, 2Ly होगा। समझ, जैसे डस्टर है, ये डस्टर सपोज तो बहुत पतला बहुत मोटा है ना, सपोज इमेजिन करिए बहुत थीन हो, तो इधर वाला सरफेस एरिया और इधर वाला सरफेस एरिया, जितना इधर का होगा उतना ही इधर का होगा, सेम होगा। तो इधर से निकालेंगे L इंटू बी से, तो y इंटू इसका लेंथ L है, अब 2 है तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना सर। अब हम क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे, जब हम फोर्स लगा के स्ट्रेच किए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, 2L और x प्लस y। 2 क्यों लगाया, क्योंकि एक सामने वाले के लिए और एक पीछे वाले के लिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2LX प्लस 2LY, इसका मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, अब माइनस ये क्या हो जाएगा, 2LX घटा देंगे तो क्या होगा, ये y है, 2Ly इसको से घटा देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2LX। तो 2LX क्या है, जो इंक्रीज हुआ है वही निकलेगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बात में आया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा आपका 2LX। और जो सरफेस एनर्जी होता है, सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन। अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो पता चलेगा, वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन
सरफेस एरिया। तो वर्क डन कितना था हमारा, सिग्मा 2Lx है ना, तो इसको लिख देंगे सिग्मा 2Lx, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना था 2Lx, तो 2Lx कट जाएगा तो क्या बचेगा सिग्मा। तो हम यहाँ से सरफेस एरिया को डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन, न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। सिग्मा क्या है यहाँ पर सरफेस टेंशन है, तो सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। बट एक्चुअल में सरफेस एनर्जी होता क्या है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स को, जैसे सपोज दैट कि सरफेस का मॉलिक्यूल्स मैंने कल बताया था कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स पर जो है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स पर ऑल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स को सिर्फ क्या नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही नीचे आएगा एक मॉलिक्यूल्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको यहाँ से जाने के लिए क्या करेगा, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा तभी तो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम उसको पसेस करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। इसलिए सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, सिवाय बल्क मॉलिक्यूल्स जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी, तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी पसेस बाय द मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स को जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी पसेस करते हैं एज कंपेरिजन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ इनसाइड। इनसाइड मॉलिक्यूल्स के अपेक्षा सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है, क्यों, ताकि वो सरफेस पे पहुंच जाए। तो जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देते हैं, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। अब यहाँ से भी हम सरफेस एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है। बात समझ आ रहा है। बट फील क्या है सरफेस एनर्जी का, कि वही जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दिया जाता है ताकि वो सरफेस पे पहुंच जाए। इसलिए कहा भी जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ एनर्जी लिया, पहले इसके पास सपोज 5 है एनर्जी, अब इसमें से 2 एनर्जी इसको मिल गया, तो 2 लेकर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सरफेस पे एनर्जी कितना होगा ज़्यादा, अंदर एनर्जी कितना होगा कम होगा। इसलिए सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या होता है ज़्यादा होता है, और वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको लेकर जो पहुंचता है सरफेस पे, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी, ठीक ना। अब वो कम क्यों रहना चाहता है, वो तो कल मैंने बताया था इसका आगे कहानी, कि स्टेबल रहना चाहता है तो अपने स्टेबल रहना चाहता है तो एनर्जी को कम करेगा, इसके साथ एरिया मिनिमाइज करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर स्टेबल थोड़ा है वो, ये एनर्जी लेके जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 एनर्जी था, यहाँ पर 7 एनर्जी हो गया, उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो क्या वो रहेगा, चैन से बैठ ही नहीं पाएगा, वो खूब ऊपर नीचे उछलेगा ऐसे, क्योंकि उसके पास क्या हो गया ज़्यादा एनर्जी आ गया। ज़्यादा एनर्जी हो गया तो यहाँ पर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, सरफेस पर एनर्जी ज़्यादा, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है। इसलिए अपने आप को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, एरिया को मिनिमाइज करेगा, एरिया को मिनिमाइज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसलिए कहते हैं कि सरफेस पे क्या होता है, टेंशन लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है बात को। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।